ये आज तक रेडियो है। हेलो नमस्कार, 10 जुलाई है, दिन बुधवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर और आप सुन रहे हैं दिन भर। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कल पुर्जे दुरुस्त करने में जुटे हैं। एक पूर्व आईएएस को आज जेडीयू ज्वाइन कराई गई, तो इन साहब की किन खासियतों पर नीतीश की नजर गई और वो बार बार ब्यूरोक्रेट्स पर बड़े दांव क्यों लगाते हैं। आज के दिन भर का आगाज इसी खबर से। मुंबई के वर्ली में हुए हिट एंड रन केस पर विपक्ष लगातार सीएम एकनाथ शिंदे पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर आरोपी को बचाने के आरोप लगाए हैं। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये जो बाप है इस लड़के का, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। विपक्ष के इस दावे में कितना दम है और केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है, पता करेंगे। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बन तो गए, मगर आते ही उनके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। इनसे दो हाथ कैसे करेंगे वो, ये समझेंगे। और 36 साल बाद एक महिला को पता चला कि उसका दिल और लिवर उल्टी तरफ है। 10,000 लोगों में से किसी एक के साथ होता है ये। मौज खबर में इस कहानी को सुनेंगे, मगर पहले सुनते हैं मानव से 60 सेकेंड्स हेडलाइंस। शुक्रिया नितिन। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज संपन्न हुआ उपचुनाव का मतदान। ऑस्ट्रिया में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा ऑस्ट्रिया के साथ हुए हमारे राजनीतिक संबंधों को 75 साल पूरे। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर शाह हुआ कोर्ट में पेश। 16 जुलाई तक भेजा गया पुलिस हिरासत में। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने हिट एंड रन केस में पीड़ितों के लिए किया 10 लाख की मदद का ऐलान। 12 जुलाई को सुनवाई में वर्चुअली पेश होंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। विभव कुमार की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को होगा फैसला। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के केस में है आरोपी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद आज हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने पर बोली बीजेपी, कहा दिल्ली सरकार ने डीईआरसी की परमिशन तो ली ही नहीं। मॉनसून और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की हाई लेवल मीटिंग। और भारत और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जारी। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दिया 20 ओवर में 182 रन का टारगेट। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आज फिर मुकाबला हुआ। यह मुकाबला 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव का है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीट, उत्तराखंड की 2, हिमाचल की 3 और वेस्ट बंगाल की 4 सीटों पर आज वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल और बिहार की छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। इन सब में सबसे चर्चित सीट थी बिहार की रुपौली। पूर्णिया लोकसभा के तहत आने वाली ये विधानसभा बीमा भारती के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। एक बार फिर यहां से बीमा भारती ही चुनावी मैदान में है। इस बार वो आरजेडी के टिकट पर हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया। नीतीश कुमार पिछले दिनों उनके प्रचार में यहां पहुंचे भी थे। वैसे नीतीश की पार्टी जेडीयू एक और वजह से चर्चा में है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़े धूमधाम से उन्हें मेंबरशिप दिलाई। और ये कोई पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार के कैंप को किसी नौकरशाह ने ज्वाइन किया। इससे पहले भी कई ब्यूरोक्रेट्स नीतीश के खासम खास बनकर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो इस परी पार्टी पर तो आएंगे, मगर ब्यूरोक्रेसी की नौकरी छोड़कर सियासत की पहचान झक सफेद कुर्ता पजामा जो है, ये पहनने वाले मनीष वर्मा कौन है? क्यों नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेट्स पर कुछ खास मेहरबान रहते हैं? ये समझने के लिए हम पहुंचे पटना में मौजूद इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट पुष्यमित्र के पास। पुष्यमित्र, पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने 4 साल पहले वीआरएस लिया, आज जेडीयू में आ गए। कौन है मनीष वर्मा? इनकी प्रोफाइल क्या है? देखिए, मनीष वर्मा जो आईएएस अधिकारी थे वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे, और लेकिन वो बिहार में जॉब करने आए। पूर्णिया में उन्होंने डीएम ब्यूरो में नौकरी की और फिर पटना में की। पूर्णिया में, चूंकि पूर्णिया जो जगह है वो जीविका का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया। इसके बाद वो सीएम नीतीश कुमार की नजर में आए। हालांकि वो उनके गृह जिले के ही रहने वाले, नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन पूर्णिया में जीविका देवी का तो अच्छा काम की वजह से नीतीश कुमार उनसे प्रभावित हुए। फिर वो पटना के डीएम बन के आए और नीतीश कुमार जो उनकी नजदीकियां बढ़ी और नीतीश कुमार इनको बहुत पसंद करते हैं। तो जब फिर उनको वापस उड़ीसा कैडर में बुलाया जाने लगा तो उन्होंने वीआरएस ले लिया और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं
लोकसभा चुनाव में वो नालंदा से चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ के कैंडिडेट को हटाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन उस चुनाव में उन्होंने जेडीयू की तमाम सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की, चुनाव प्रचार किया, अभियान चलाया। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी बहुत साफ थी। इस बीच में बीआरएस लेने के बाद नीतीश कुमार ने इनको बिहार विकास समिति में रखा, फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य बना के रखा और फिर अपना विशेष परामर्शी बना कर रखा। तो इससे समझ में आता है कि वो एक ऐसे आईएएस अधिकारी थे जिनको नीतीश कुमार पसंद करते थे। बीआरएस लेने के बाद भी उनको अपने साथ जोड़े रखा। हमने पहले भी देखा है पुष्यमित्र कि ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। आरसीपी सिंह याद आते हैं मुझे, एक वक्त पर नीतीश के सबसे विश्वास पात्र थे, उत्तराधिकारी भी माने जा रहे थे इनफैक्ट, लेकिन बाद में जेडीयू से बेआबरू होकर निकले। इस बार एक और बाबू आए हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी में लाने, अपना करीबी बनाने के पीछे नीतीश की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? जैसा नीतीश कुमार ने जब बिहार में अपना काम शुरू किया तो कहा जाता है कि 3A उनके बहुत पसंदीदा थे। 3A नाम के ब्यूरोक्रेट, अंजनी कुमार सिंह, अफजल अमानुल्लाह और अभयानंद, और इन तीनों की मदद से उन्होंने जो काम किया है, जिसको बाद में सुशासन का नाम दिया गया। उस वक्त से ही जो ब्यूरोक्रेट थे वो नीतीश कुमार के नजदीकी होते रहे। बाद में चंचल कुमार उनके काफी करीबी रहे और आज के समय में प्रत्यय अमृत और आनंद किशोर जैसे अधिकारी उनके करीबी माने जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट के साथ उनका लगाव रहा है। वो राजनीति में भी राजनेता कम और प्रशासक ज्यादा रहे हैं और प्रशासक की तरह ही काम करना उनको पसंद आता है, जो डिलीवर करना है वो, इसलिए ब्यूरोक्रेट उनके करीबी रहे हैं। आरसीपी सिंह आपने ठीक कहा कि उनके सुझाव भी थे और ब्यूरोक्रेट थे, उनको उन्होंने पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी और अब इनका नाम चल रहा है। तो नीतीश कुमार की राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स का खुद बहुत महत्व है और उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं अपने पार्टी के राजनेताओं के बनस्पत। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं कि मनीष कुमार वर्मा पर वो ज्यादा भरोसा करें। मनीष कुमार वर्मा उनके जिले के हैं और उनकी जाति के हैं, ये उनके साथ एक प्लस पॉइंट भी है और उस उम्र में है कि वो आसानी से उनके उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं और आने वाले समय में उन्हें आगे भी वो बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात की वो उनके बहुत भरोसेमंद है, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए नीतीश कुमार उनको आगे बढ़ाने की कोशिश में रहे। अच्छा, ये और बताइए, जेडीयू में पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा को कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार पार्टी में पावर बैलेंस कैसे बनाने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी जैसे नेताओं का सवाल है और उसमें विजय कुमार चौधरी का भी नाम आता है, ये चारों लोग अभी जेडीयू में बहुत महत्वपूर्ण हैं और पिछले काफी दिनों से ये लोग महत्वपूर्ण हैं। नीतीश कुमार के करीबी संजय झा और अशोक चौधरी जैसे नेता हैं, लेकिन इन चारों नेताओं में नीतीश कुमार वो बात नहीं देखते हैं कि वो उनके उत्तराधिकारी हो या पार्टी को होल्ड कर सकें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ललन सिंह राजद के करीबी हैं, संजय झा और अशोक चौधरी बीजेपी के करीबी हैं, ये कुमार चौधरी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरी बात की वो अपनी पार्टी में ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले वो जातिवाद ना करते हैं, लेकिन उनकी जाति का, इनमें से जो लोग हैं वो उनकी जाति के नहीं है, जो उनकी पार्टी के कोर वोटर हैं, कुर्मी या कुशवाहा, वो ऐसे ही व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इस लिहाज से मनीष कुमार वर्मा महत्वपूर्ण है और इसलिए ये सभी लोग जो हैं, चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो या विजय कुमार चौधरी हो, ये सब जानते हैं कि उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो कभी नीतीश कुमार की जगह नहीं ले सकते। पार्टी में महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार हमेशा उनसे राय लेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार की जगह नहीं ले सकते। नीतीश कुमार के भरोसे पर उतना ज्यादा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। ये लोग उस स्थिति के लिए मेंटली तैयार भी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्यमित्र आपका। मई 2024 में महाराष्ट्र के पुणे से खबर आई, एक नाबालिग लड़के ने अपनी पोर्श कार से 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी और तब से ही हिट एंड रन केसेस को लेकर कानून कड़े करने की वकालत शुरू हो गई। अभी हफ्ता भर पहले 1 जुलाई को देश को रोड एक्सीडेंट के लिए एक नया कानून भी मिला, पर कानून का बनना हादसों को कब कहां रोक पाया है। अब मुंबई के वर्ली से दोबारा ऐसी ही खबर आई, पर इस खबर में आपराधिक के साथ साथ पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ा है। घटना 7 जुलाई की सुबह की है, जब 45 साल की कावेरी नखवा अपने पति प्रदीप नखवा के साथ हर सुबह की तरह मुंबई के ससून डॉक से मछलियां खरीदकर लौट रही थीं। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार BMW आई, उनकी स्कूटी से टकरा गई। हादसे में महिला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। देश के हर हिस्से से आरोपी मिहिर शाह की गिरफ्तारी की मांग उठी।
मिहिर शाह के पिता और कार के मालिक राजेश शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल रिएक्शंस की भरमार लग गई। विपक्षी पार्टियां आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रही हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पीड़ितों से मुलाकात की और फिर बयान दिया। नहीं, बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। बयान सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से भी आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सीएम के आश्वासन और गिरफ्तारी की मांग के बावजूद आरोपी मिहिर शाह को अरेस्ट करने में 4 दिन लग गए। आज उसे 16 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में मिहिर शाह के पिता की भी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई, मगर पुलिस को कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा? विपक्षी पार्टियां क्यों पुलिस पर सबूत छिपाने और एक्शन में देरी का आरोप लगा रही हैं? इन सवालों के जवाब हमने जाने मुंबई में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर मुस्तफा शेख से। मुस्तफा, घटना 7 जुलाई की है और आप जानती हैं ऐसे मामलों में जल्द से जल्द गिरफ्तारी जुर्म साबित करने के लिए बहुत जरूरी होती है, मगर मिहिर शाह की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई? जी बिल्कुल, आपने बताया जैसे बात बराबर है कि तकरीबन 3 दिन का समय लगा मुंबई पुलिस को मिहिर शाह को ढूंढ के निकालने में। और मिहिर शाह मिलने के बाद उसने ये कहानी पुलिस को बताई है कि वो जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां से डरकर भाग गया था और वो गोरेगांव में चला गया था। गोरेगांव में अपने एक फ्रेंड के पास गया, वहां पर रुका। उसके बाद वो दोनों मिलकर मुंबई से सटे शाहपुर करके इलाका है, वहां पर रुके एक दिन। उसके बाद विरार में आकर वो लोग रुके हुए थे और विरार में जो फार्म हाउस है वहां से इनकी जो गिरफ्तारी मिहिर शाह की है वो की गई है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि ऐसा कहना है कि डर के मारे वो भाग गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भागने से आप कह सकते हैं पुलिस और प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठे कि इतना भयंकर जो एक्सीडेंट है वो होने के बावजूद भी आरोपी जो है पुलिस के हाथ क्यों नहीं आ रहा था। तो मुझे इससे बताया है कि उसने अपनी गाड़ी का नंबर भी डिस्ट्रॉय किया है। उसने अपना, आप कह सकते हैं कि अपनी सीट पर अपने ड्राइवर को बिठाया था। बाद में एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के समय गाड़ी वो चला रहा था। अच्छा, इस मामले में गिरफ्तारी आरोपी के पिता की भी हुई है, राजेश शाह की, और इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। पार्टी ने इनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। शिवसेना उपनेता के पद से इन्हें हटा दिया है, पर इसमें भी काफी देर लगी है। तो पार्टी के स्लेट एक्शन के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये जायज सवाल है कि डेप्यूटी लीडर का पद शिवसेना में राजेश शाह के पास है और आज आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा, यानी कि एकनाथ शिंदे जो कि मुख्य नेता है शिवसेना के, उनकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि मिहिर शाह को, आप कह सकते हैं कि माफ कीजिए, राजेश शाह को पद से जो है वो निकाला गया है। तो सीधी बात यह है कि एक तो समय क्यों लगा, दूसरा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है आज की, उसके बाद एक तरह से पार्टी ने कुछ समय लिया होगा और ये चीज देखी राजेश शाह के पार्टी में रहने की तरह से इन्वेस्टिगेशन फेयरली नहीं होगी और अपोजिशन की तरफ से कई पॉलिटिकल मुद्दे उठाए जाएंगे इस केस को लेकर के, इसीलिए आखिरकार उन लोगों ने एक कदम लिया है। जी मुस्तफा, महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां इल्जाम लगा रही हैं कि जानबूझकर मिहिर की गिरफ्तारी लेट हुई है और पुलिस इस मामले की जांच के दौरान सबूत भी छिपा रही है। इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नजर आई? बिल्कुल, आरोप ये हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्विफ्ट एक्शन जो है इस केस में नहीं लिया गया है और सवाल ये उठ रहा था कि क्या जो आरोपी है वो जो सत्ता पक्ष है उसमें डेप्यूटी लीडर का पद रखता है, इसीलिए ये कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? ये बात सामने आ रही थी क्योंकि जिस तरह का क्राइम हुआ है वो हीनियस क्राइम है, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। महिला का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद गाड़ी से उसे खींचा गया कई किलोमीटर तक। तो ये आप कह सकते हैं कि उसके बाद नंबर प्लेट डिस्ट्रॉय करना, ड्राइवर को अपनी जगह पर बिठाना, ये डिस्ट्रैक्शन एविडेंस होता है। उसके बाद आरोपी जो है उसका पुलिस के हाथ में आना, 3 दिन तक आरोपी का पुलिस के हाथ में आना, इससे जो ब्लड टेस्ट है उसमें अल्कोहल अगर लिया भी होगा, ड्रिंक किया होगा, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि केस कमजोर हो सकता है और आरोपी है उसको सजा कम होगी। इसके लिए काफी ज्यादा प्रेशर था। महाराष्ट्र में असेंबली सेशन भी चल रहा है, इसीलिए अपोजिशन ने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया, गवर्नमेंट को टारगेट किया था और ये कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के बाद एक स्ट्रिक्ट केस एविडेंस के बुनियाद पर मिहिर शाह के खिलाफ बनाया जाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा आपका। और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर की चुनौतियों की। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए।
हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। 2020 वर्ल्ड कप 2024 में बारबाडोस की धरती पर जीत का परचम फहराने के बाद टीम इंडिया ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हुआ, नए कोच होंगे गौतम गंभीर। भारतीय टीम इस महीने के आखिर में श्रीलंकाई दौरे पर जाएगी। इस दौरे से वो अपना चार्ज संभाल लेंगे। गंभीर 2027 तक भारत के कोच बने रहेंगे। इस दौरान भारत 4-5 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलेगा, मगर गंभीर के सामने अभी से ही चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी 2020 से रिटायर हो चुके हैं। इनका बैकअप खोजना होगा। तो कोच के रूप में गौतम गंभीर के सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो ट्रांजिशन का पीरियड कैसे टैकल करेंगे, उनकी अपनी कोचिंग टीम में और कौन कौन होगा, इन सब पहलुओं पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की इंडिया टुडे टीवी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट निखिल नाथ से। निखिल भाई, ये बताइए सबसे पहले कि गौतम गंभीर बन गए हैं अब टीम इंडिया के कोच, लेकिन सबसे पहले उनके सामने जो मेजर चैलेंजेज आप देखते हैं, आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि देखिए, उनकी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उनका आईपीएल का कोचिंग एक्सपीरियंस है, बट वो काफ़ी हद तक अलग होता है और वो इकलौता फॉर्मेट ही होता है। अब आपको 2 और फॉर्मेट उसमें आते हैं, ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट भी। एक अच्छी बात यह है कि ये अब उन कोचेज़ में से हैं, और शायद मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले आपके पास इंडियन कोच ऐसा कौन सा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे T20 भी खेला है, ओडीआई भी खेला है, टेस्ट क्रिकेट भी खेला है। इससे पहले आपके पास दिग्गज नाम भी आए हैं, बट ज़्यादातर वो या तो टेस्ट के दिग्गज थे या फिर टेस्ट और ओडीआई के दिग्गज थे। अब तो ये वो खिलाड़ी हैं, T20 जनरेशन के खिलाड़ी हैं। पहली बात तो वो है, तीनों फॉर्मेट में कोचिंग करना वो एक अलग दबाव है। अच्छा, फिर आप आईपीएल की कोचिंग करते हैं, उसमें तो चलिए सिटी स्पेसिफिक टीम है। जब आप इंडिया की कोचिंग करते हैं, हर आपकी मूव स्क्रूटनाइज की जाती है, उस पर चर्चा होती है, वो सब चीज़ें हैं। और मुझे पता है, अगर दर्शकों के नज़रिए से आप देखें तो सबको ये लग रहा होगा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भाई किस तरह से तालमेल बैठेगा, ख़ास तौर पर सीनियर खिलाड़ियों के साथ, फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली। मुझे लगता है कि वो शायद इतना चिंता की बात नहीं है। शायद उसमें वो ठीक ठाक ड्रेसिंग रूम के माहौल को समझ लेंगे, क्योंकि खुद भी वो कप्तान रहे हैं। वो जानते हैं कि जब कप्तान था तो एक अलग तरीका होता है, और जब मैं कोच बनता हूं तो मुझे एक अलग किरदार निभाना होता है, और शायद उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है। जो 3 सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं जो T20 से रिटायर हो चुके हैं, ट्रांजिशन की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है। हम जिम्बाब्वे सीरीज देख रहे हैं, वो आज भी मैच चल रहा है। तो नए खिलाड़ी, नए लड़कों को संभालना, एक क्या गौतम गंभीर एक फॉर्मेट स्पेसिफिक टीम बनाएंगे, कैसे इस ट्रांजिशन को हैंडल करेंगे? देखिए, T20 की तो फॉर्मेट स्पेसिफिक टीम अब बननी चाहिए, और शायद बनेगी भी। और शायद भारतीय क्रिकेट, चाहे गौतम नहीं भी आते, भारतीय क्रिकेट को इस बात का एहसास हो भी गया था कि T20, और आप देखें उसी तरह के चयन भी हुए हैं, उस तरह की टीम भी बनी है। सिर्फ वो क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट था विराट और रोहित के लिए, उन्होंने जो रिटायरमेंट अनाउंस की, टूर्नामेंट से पहले ही उनको आभास हो गया था कि उस दिशा में भारतीय टीम जा चुकी है जहां आपको एक फॉर्मेट स्पेसिफिक टीम बनानी है। T20 में तो बनेगी, ओडीआई में भी कुछ हद तक आप देखेंगे थोड़ी ओवरलैपिंग होगी, कुछ T20 के आ सकते हैं, कुछ टेस्ट, और टेस्ट एक अलग एक्सट्रीम है। तो तीनों फॉर्मेट में मुझे लगता है फॉर्मेट स्पेसिफिक आपकी टीमें हो सकती हैं। गौतम गंभीर इस बात को मानते भी हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आजकल डेटा एनालिसिस बहुत चीज़ें होने लगी T20 क्रिकेट की, वो भी एक नई इनोवेशन है। वो उन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखते। मेरी उनकी जो आखिरी बातचीत हुई, इंटरव्यू, वो जब वो आईपीएल के लखनऊ के साथ है, KKR वाले स्टिंट पे नहीं हुई, उससे एक सीज़न पहले हुई थी। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि देखिए, आप तो ये सब डेटा में कुछ बिलीव नहीं करते, आईपीएल टीमों के पास 3-3, 4-4 डेटा एनालिस्ट ये सब होते हैं, आप क्या करते हैं? उन्होंने, नहीं, मैं तो अभी भी नहीं, ओल्ड स्कूल, हाँ, ओल्ड स्कूल हूँ। और देखिए, लखनऊ के साथ भी वो उनको प्लेऑफ में 2 बार लेके गए, और अगर आप कोलकाता देखें, उनको तो जिता ही दिया। तो उस लिहाज में वो ओल्ड स्कूल है, और वही सिलसिला जारी रहेगा। एंड फॉर्मेट स्पेसिफिक टीम तो आएगी, उस चीज़ का आभास तो शायद गंभीर को भी हो चुका है। KKR की टीम का आपने जिक्र किया, एक नाम वहाँ अभिषेक नायर हैं, उनकी भी चर्चा है कि गंभीर की टीम में, मतलब गंभीर की भी अपनी एक टीम हो जिसमें असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच होंगे, अभिषेक नायर भी होंगे, और कौन से लोग हो सकते हैं वहाँ? देखिए, फिलहाल तो काफ़ी नामों की चर्चा हो रही है। उसमें ज़हीर खान का भी नाम आया है, लक्ष्मीपति बालाजी का भी नाम आ रहा है बॉलिंग कोच के तौर पर। देखिए, ये तो फिर
गौतम गंभीर से पहले जुड़े नहीं है, ये वो नाम है। अब इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक कि भाई अगर आप कोच की पसंद मानेंगे तो कोच अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लाना चाहेगा, और मुझे आप निजी तौर पर पूछे तो मुझे लगता है सही बात भी है। भाई एक कोच को आपने दारोमदार दिया है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपके रवि शास्त्री जब कोच थे उन्होंने भी अपने सपोर्ट स्टाफ को रखा। सही बात है भाई, जिसके साथ आपका तालमेल बैठा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और एक ही दिशा में आप जा रहे हैं, एक ही सोच के साथ जा रहे हैं, तो फायदा टीम को ही होगा। अलग अलग तरफ आप खींचेंगे कि मेरी सोच अलग आपकी सोच अलग, तो कभी काम नहीं करता। राहुल द्रविड़ के साथ भी वैसा हुआ। तो गौतम गंभीर को भी ये फ्री हैंड मिलना चाहिए। अब दूसरा नज़रिया ये है कि भाई बीसीसीआई के क्यों ना हम सबसे बेहतरीन शख्स को ही चुने। भाई अगर हमने कोच हमें लगा गौतम गंभीर इस वक्त सबसे बेहतरीन है, तो भाई ज़हीर खान से बेहतर कौन हो सकता है बॉलिंग कोच, है कि नहीं? वैसा भी ये भी सोच हो सकती है बीसीसीआई की। लेकिन मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर पहले बात हो गई होगी। काफ़ी हद तक तो गौतम गंभीर जो चाहेंगे वो उनको मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। वो बात वैसी जैसे कप्तान की 11 में से होती है, वो जो जिसको चाहता है वो होना चाहिए, और होना भी चाहिए। वैसे कोच को भी आप सपोर्ट स्टाफ चुनने दीजिए। एक आखिरी सवाल छोटा सा उसका, एक दौर था जब भारतीय खिलाड़ी ही कोच बनते थे, कपिल देव, मदन लाल, अंशुमान गायकवाड़ का हमने देखा। फिर एक दौर आया जब जॉन राइट आए, वहाँ पे ग्रेग चैपल आए, डंगन फ्लेचर आए, गैरी क्रिस्टन आए। अब उसके बाद फिर से वो दौर दोबारा लौटा है जब भारतीय कोच अनिल कुंबले, शास्त्री, अब राहुल द्रविड़, अब गौतम गंभीर। तो एक जो परसेप्शन था कि नहीं विदेशी कोच ही बेहतर होता है, क्या वो भी अब टूट गया है पूरी तरह? बिल्कुल टूट गया। और ये निजी तौर पे मैं फिर कहूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हर देश का ना क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट देखने का अंदाज़ अलग होता है। कल्चर जिसको कहते हैं, क्रिकेट कल्चर अलग होता है। हमने एक चीज़ बना ली, भाई यही कल्चर बहुत शानदार है, यही है ऑस्ट्रेलियन कल्चर से खेलें। भाई वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन तरीका, ऑस्ट्रेलियन सोच उनको सूट करती है, उनके साथ जाए। इंडियन कल्चर, इंडियन सोच अलग है, उसके साथ आपको जाना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ आईपीएल में भी, और देखिए पहले टीमें नहीं करती थी, अब धीरे धीरे आने लगे हैं भारतीय कोच। आपने देखा है चंद्रकांत पंडित आए, गौतम गंभीर आए, संजय बांगर हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब भारतीय कोच के साथ जाइए, वो अपने खिलाड़ियों को समझते हैं। और वो पुराना दौर चला गया जब भारतीय खिलाड़ियों को आप इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि आपको लगता था पॉलिटिक्स करेंगे भाई अपने खिलाड़ी। अब आप देखिए, अब जो भी भारतीय कोच आ रहा है, चाहे वो रवि शास्त्री हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, या आप गौतम गंभीर, क्या आपको लगता है वो ऐसे होंगे कि नहीं मेरे रीजन का मैं प्लेयर खिलाऊंगा? वो अब वो सोच बदल चुकी है। अब आप मेरिट पे चुनते, जिसमें सबकी सोच अलग है। मुझे कोई खिलाड़ी पसंद आए, आपको ना आए, वो तो अलग अलग इंडिविजुअल सोच है। लेकिन वो रीजनलिज्म, वो डरना, वो सुपरस्टार, वो सब चला गया। शुक्रिया केशव, शुक्रिया निखिल, और आई एम श्योर टीम इंडिया के नए कोच पर आप बल्ला बोल में और डिटेल में बात करेंगे। आप सभी जरूर सुनिएगा शुक्रवार को बल्ला बोल। फिलहाल बारी भौचक की है, जमशेद को सुनते हैं। दिलचीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, और चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। ये गाने हिंदुस्तान में आखिर किसने नहीं सुने या देखे होंगे। इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने कभी गौर किया है कि इन गानों को गाते वक्त हीरो या हीरोइन अपने सीने पर किस तरफ हाथ रखते हैं? आप कहेंगे बाईं तरफ, क्योंकि दिल तो सभी के बाईं तरफ ही होता है ना? ऐसा नहीं है। राजस्थान के चुरू से एक भौचक खबर आई है जिसमें एक महिला जब छोटा मोटा पेट दर्द होने पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल गई तो वहां एक डॉक्टर थे जिनका नाम था दीपक शर्मा। डॉक्टर शर्मा ने महिला की जांच की और जैसे जैसे उन्होंने जांचा उनकी हैरानी बढ़ती गई। पता चला कि 36 साल की इस महिला के शरीर में दिल बाईं की तरफ दाईं तरफ है, और तो और लीवर और पित्त की थैली भी जो कि दाईं तरफ होती है वो भी उल्टी तरफ है। हैरानी की बात यह है कि 36 सालों में इस बात का पता कभी चला ही नहीं। निर्मला नाम की ये महिला झुंझुनू के बिसाऊ में रहती है। हुआ यूं कि निर्मला को करीब 6 महीने से पेट दर्द की शिकायत थी। वो पहले अपने कस्बे में इलाज करवाती रही, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो वो चुरू में महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा को दिखाने गई। डॉक्टर शर्मा ने निर्मला की सोनोग्राफी कराई, लेकिन उसमें पता चला कि उसकी पित्त की थैली में पथरी है। अब सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ये साफ नहीं कर पाए कि पथरी कितनी बड़ी है और किस तरफ है। इसके बाद निर्मला की MRI करवाई गई और जब रिपोर्ट आई तो देखकर डॉक्टर चौंक गए। निर्मला का दिल दाईं तरफ धड़क रहा था और उसके इंटरनल्स ऑर्गन्स भी उल्टी तरफ थे। इसके बाद निर्मला को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान काफी तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि शरीर की बनावट में कोई भी बदलाव मिल सकता था, पर आखिरकार ऑपरेशन कामयाब रहा और फिलहाल निर्मला स्वस्थ हैं।
आपको बता दें कि ऐसी सिचुएशन कुल आबादी के 0.01% यानी कि 10,000 पर एक व्यक्ति के साथ होती है जिनका दिल दूसरी तरफ होता है। पर इससे इंसान की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, कौन सा ऑर्गन कहाँ है इसका पता होना जरूरी है ताकि किसी इमरजेंसी के वक्त ऑपरेशन की जरूरत हो तो डॉक्टर को पता रहे कि किस ऑर्गन के लिए कहां पर ऑपरेशन करना है। आज तक रेडियो। शुक्रिया जमशेद। आज के दिन भर को समेटते हैं और आज बुधवार है तो आज तक रेडियो के एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर रात 9 बजे बेबाक बुधवार की बैठकी लगेगी। आइएगा जरूर। बाकी कोई सुझाव हो, शिकायत हो, तारीफ हो तो कीजिए radio@aajtak.com पर। आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया अंकित द्विवेदी ने और साउंड मिक्स कर रहे हैं सचिन। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।